और अब उस पल की बारी जिसके बारे में आज देश जानना चाहता है और चर्चा चारों तरफ है। जी, मैं चंद्रयान 3 के बारे में बात कर रही हूँ, जिसे आज लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इसे चांद तक पहुंचाने में महीने भर से ज्यादा का समय लगेगा। 23 या फिर 24 अगस्त को ये चांद की सतह पर लैंड कर सकता है। हालांकि ये तारीख थोड़ा आगे पीछे हो सकती है। हो सकता है कि सितंबर में लैंड हो। इस खास पेशकश में चंद्रयान पर चर्चा भी हम करेंगे। आज हम जानेंगे आखिर चंद्रयान को यहां से भेजने को लेकर लैंडिंग तक क्या होता है पूरा प्रोसेस। लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट आपके लिए। लेकिन एक बड़ा अपडेट भी आप जान लीजिए। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से पहले देश तैयार है इसको लेकर। खास तौर से इसरो वैज्ञानिकों ने तिरुपति के दर्शन भी किए हैं। कहा भी जाता है शुभ काम से पहले ऊपर वाले का आशीर्वाद लेना चाहिए। आज दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होनी है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग की तैयारी है। आज दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा और चंद्रयान 3 मिशन को लेकर देश उत्साहित भी है। खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस पल के बारे में बात की है। आज दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग खास तौर पर की जाएगी। चूंकि खास ये पल है और खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन वीएन झा हैं, डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, इस पर हम बात करेंगे। सुरेश नायक हमारे साथ हैं, इसरो के साइंटिस्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही आलोक मेहता सर हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं आईटीवी ग्रुप के और खास मौकों पर अपनी खास राय रखते रहते हैं। इनके अलावा पथरिक पायने हमारे साथ हैं, स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और ये खास चर्चा आज खास दिन हम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं वीएन झा सर आपसे शुरुआत कर रही हूँ। जिस तरीके से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तैयारी है और जिस तरीके से देश उत्साहित है, आपको क्या कुछ आज को लेकर एक्सपेक्टेशंस हैं? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो खुद ही कह दिया है कि आज का दिन बड़ा खास होने वाला है। जी हाँ, आज का दिन काफी खास होने वाला है। लेकिन ये आज शुरुआत ही है। आज सिर्फ यहाँ धरती से चंद्रयान लॉन्च होगा, जो LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो GSLV 3 का फॉर्म है, इस पे सवार है चंद्रयान 3। इसको आज यहाँ से रॉकेट से छोड़ा जाएगा और धरती के कक्षा में, जो हम लोग अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, अगर ये धरती है तो ये जो चंद्रयान 3 है ये आज यहाँ से निकल के ऊपर आएगा और अर्थ के एक ऑर्बिट में, पार्किंग ऑर्बिट इसको नाम देते हैं हम लोग, ये पार्किंग ऑर्बिट में आज पार्क किया जाएगा। लेकिन इस ऑर्बिट की एक खासियत है कि ये काफी इलिप्टिकल है। ये 36,500 किलोमीटर ऊपर तक जाता है और नीचे लगभग 170 किलोमीटर धरती के सरफेस से जाता है। तो सबसे जो दूर का पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं अपोजी, और जब ये जो सबसे नजदीक का पॉइंट है 170 किलोमीटर, उसको बोलते हैं पेरिजी। इसमें खासियत क्या है कि एक बार जब ये LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसको 170 किलोमीटर से आगे जब उस एलिप्टिकल ऑर्बिट में इंजेक्ट कर देगा, तो ये हर बार जब ये पास करेगा धरती के थ्रू से, तो पेरिजी से जब ये स्लिंग ऑपरेशन होगा, इसमें इसकी स्पीड जो होती है वो बूस्टअप होती है और उसी टाइम में इसमें एक मोटर होता है, इंजन होता है, जिसको बोलते हैं पेरिजी मोटर। ये पेरिजी मोटर इसको थोड़ा सा गति का बूस्ट देगा, तो हर बार जितनी बार स्लिंग आएगा उस स्लिंग से ये ऊपर और ऊपर ये बढ़ता जाएगा। तो आगे के कुछ दिनों में जब ये सक्सेसफुल आज लॉन्च हो जाएगा, इसको जब वहाँ पे इंजेक्ट कर देंगे इसके पार्किंग ऑर्बिट में, सब्सिक्वेंटली इसका जो ऑल्टीट्यूड है उसको धीरे धीरे बूस्ट किया जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा शायद 6 या 7 दिन बाद, जबकि इसको लूनर ट्रैजेक्टरी में जो मून पे जाने का जो रास्ता है उसमें इसको इंजेक्ट किया जाएगा। उस समय में खासियत ये होती है कि आप जानते हैं एक टर्म है जिसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अगर धरती के गुरुत्वाकर्षण से किसी चीज को बाहर निकलना है तो उतनी वेलोसिटी चाहिए, और वो है
11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो उसी 11.2 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड के स्लिंग ऑपरेशन में जब ल्यूनर ट्रैजेक्टरी में जब उसको इंजेक्ट करेंगे, उस स्पीड से ऊपर जाएगा। जैसे जैसे ग्रेविटी से ये ऊपर जाता जाएगा, बाहर जाता जाएगा, हाँ। इसकी स्पीड जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी और फाइनली जब मून के पास आएगा, जब जिसे हम चंद्रमा के सॉफ्ट पास लैंडिंग भी कहते हैं। और मैं सुरेश नायक सर से भी ये समझना चाहूंगी। देखिए, आम लोग जुड़े हुए हैं सुरेश सर, और वो ये जानते हैं कि हाँ, चांद को छूने की ये तैयारी हो रही है, चांद पर जाने की तैयारी हो रही है। और सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग, क्योंकि चंद्रयान 2 को लेकर जानकारी जो है कि वो हार्ड लैंडिंग की वजह से सफल नहीं हो पाया था। हार्ड लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग में फ़र्क क्या है, ये आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए। साथ ही ये भी बताइए, क्योंकि करीब 1 महीने का वक्त लगेगा चांद पर पहुंचने में, तो क्या 1 महीने ही हमें इंतजार करना होगा कि ये जो लॉन्चिंग है सफलतापूर्वक हो गई, या फिर इसमें कम वक्त लगेगा ये पता लगने में? देखिए, ये चांद के पास पहुंचने में जो 1 महीना वक्त बोला आपने, 1 महीने से ज्यादा वक्त लगेगा। हाँ। 1 महीना तो चांद के नजदीक पहुंचने में लगेगा, लेकिन उसके बाद जो प्रक्रिया है कि अब उसका जो ये कक्षा रहेगी उसकी, उसका दूर का पॉइंट काफी दूर रहेगा, तो उसको नजदीक लाके उसको सर्कुलर कराने का है। गोलाकार कक्षे में 100 किलोमीटर गोलाकार कक्षे में वो जो जोड़ी है लैंडर और प्रोपल्जन मॉड्यूल, उसको लाने की। तो वहां से उसके लिए 9-10 दिन लगेंगे। तो ये 40 दिन का जो समय है, हाँ। उसके लिए हमें 40 दिन राह देखनी पड़ेगी। अभी क्या होता है कि जब ये लैंडर और प्रोपल्जन मॉड्यूल 100 किलोमीटर की कक्षा में घूमता रहता है, हाँ। उसकी नेक्स्ट प्रक्रिया जो है तो वो अलग हो जाता है। ये प्रोपल्जन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाता है, और उसकी कक्षा जो है, वो जो कक्षा 100 किलोमीटर 30 किलोमीटर इस तरह की एलिप्टिकल रहती है। तो क्या होता है एक्चुअली, ये डीप बूस्ट करने से, यानी जब आप वेलोसिटी कम करते हैं तो वो नीचे आता है, तो इसलिए वो 100/30 किलोमीटर में आ जाता है। उसके बाद आप जो बोलते हैं कि हार्ड लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग, उसका सवाल आता है। हाँ। क्योंकि उसके बाद 15-20 मिनट लगते हैं 30 किलोमीटर से चंद्रमा को स्पर्श करने के लिए। उसको करीब 15 to 20 मिनट्स लगते हैं, और वहाँ ये जो है वो बहुत क्रिटिकल है। और वो जो घटना है वो सबके लिए टेंशन वाली घटना है, और वो अभी एस्टिमेटेड ऐसा है कि 23 अगस्त को वो एक घटना घटेगी। और उस दिन एक्चुअली पूरा इंडिया और दुनिया की आंखें वो क्या हो रहा है, सक्सेसफुल होता है या नहीं, उसके ऊपर लगेगी। अभी हार्ड लैंडिंग क्या होता है, जब एक्चुअली वो लैंडर चंद्रमा के पास आता है, और आखिरी में जब वो उसका स्पीड जो है वो कम नहीं होता है, उसको 2 मीटर पर सेकंड तक कम करना चाहिए, तो ही वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अगर 3 किलोमीटर तक होगा तो अभी इम्प्रूवमेंट किया है, अपना जो लैंडर के लेग्स है उसको मजबूत बनाया है, वो भी चलेगा। लेकिन वो अगर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर उसके ज़्यादा ये स्पीड से अगर उतरेगा तो वो हार्ड लैंडिंग होगा और क्रैश होगा। यही हुआ चंद्रयान 2 में। हाँ। और इसका जो कारण है, वो कारण था चंद्रयान 2 में कि जब वो 2.1 किलोमीटर पे आया चंद्रमा के पृष्ठभाग से, तो उस समय उसका जो डिस्पर्शन बोलते हैं, डिस्पर्शन यानी उसका जो मार्गक्रमण है उसमें थोड़ा चेंज होता है, इधर उधर जाता है, उसका डिस्पर्शन बढ़ गया। ये क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसका जो चंद्र का एटमॉस्फेयर तो बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन उसके पृष्ठभाग से नजदीक कुछ हवा होती है, ओके, और उस हवा के कारण वो डिस्पर्शन हो जाता है। और दूसरा जो कारण है वो जो बाकी के सेलेस्टियल बॉडीज है स्पेस में, अंतरिक्ष में,
बहुत से उनका भी चैलेंजेस हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं सुरेश सर। पी पाइन भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक लॉन्च नहीं हो पाया और उन खामियों को बहुत ज़्यादा बारीकी से वैज्ञानिकों ने समझा है और इस लॉन्चिंग की तैयारी है। तो इसमें क्या कुछ खास रहेगा? साथ ही हम लोग भी जानना चाह रहे हैं कि भाई चंद्रयान 3 जब चांद पर पहुंचेगा तो उससे फायदा क्या होगा? नमस्ते, मेरा नाम पथिकृत है। तो पहले एक चीज़ तो मैं ये समझा देना चाहता हूँ कि जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है या स्पेस एक्सप्लोरेशन है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत ही कम देश है जिन्होंने माहिर हासिल की है। उसमें वो तो हाथ उंगली में गिनने में आ जाएगा 4-5, और उसी में शायद भारतवर्ष का नाम भी अभी आ जाता है और बड़े पैमाने में आते हैं, क्योंकि एक चीज़ तो है सैटेलाइट लॉन्चिंग में जितने देश सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उसमें से अमंग टॉप 3-4 इंडिया का नाम आता है, और जिस कीमत में वो करते हैं और लो कॉस्ट। और दूसरी चीज़ है, जैसे हम लोगों ने हिंदुस्तान ने मंगलायन किया था, दैट वाज अ वेरी बिग सक्सेस। स्पेस एक्सप्लोरेशन एक बहुत बड़ी एक चुनौती है, क्योंकि जो डायमेंशन होता है आउटर स्पेस का, उसमें इतने सारे चैलेंजेस होते हैं कि हर चीज़ को हमेशा कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए आप जितना भी तैयारी कर ले, कहीं पे एक मार्जिन ऑफ एरर बहुत बड़ा रह जाता है। तो 2019 में जो इसरो ने किया था, उसको कि कोई भी कह नहीं सकता कि वो फेलियर था, उसको कह सकते हैं 95% सक्सेस, 5% शायद बाकी रह गया था। अब कारण आता है कि ये बात आती है कि इसमें फायदा क्या है। देखिए, जिस तरह से 3-4-5-6 साल पहले भी ये कहा जाता था कि बहुत सारे विदेशी मुल्क में ये चर्चा होती रहती थी कि इंडिया इतना स्पेस इंडस्ट्री में खर्चा क्यों करता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कुछ साल पहले एक सैटेलाइट लॉन्च किया था हिंदुस्तान ने, उसका नाम था स्कैटसैट। स्कैटसैट क्या करता है, वो साइक्लोन का प्रेडिक्शन करता है। 20 साल पहले अराउंड 1999 या 2000, उस टाइम उड़ीसा में जब साइक्लोन आता था तो 10,000 से ज्यादा लोग मरते थे एक बार। अभी जब साइक्लोन आता है एक भी मौत होती नहीं है। इसका कारण है 1 महीने पहले से प्रेडिक्ट कर देते हैं कि साइक्लोन आने वाला है और उस हिसाब से सारे प्रिपरेशंस लिए जाते हैं। कि ये एक पहली चीज है कि इसी वजह से स्पेस इंडस्ट्री में स्पेंड करना, इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो माइलस्टोन इंडिया ने हासिल कर लिया है। नेक्स्ट माइलस्टोन ये जो चंद्रमा है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका 2 कारण है। देखिए, जिस तरह के मिनरल्स अभी पूरे दुनिया में अवेलेबल है, इसके ऊपर भी बहुत सारे कुछ मिनरल्स हो सकते हैं जिससे हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, हर चीज में एक डायमेंशनल चेंज आ सकता है। मेटलर्जी में बहुत बड़ी बदलाव आ सकता है। एक पहली चीज तो ये है। तो वहां पे एक्सप्लोरेशन होगा, वहां पे वाटर का एक्सप्लोरेशन होगा, वहां के मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन होगा। क्या आज से 25 से 30 साल बाद वहां पे लोग रह सकते हैं, इसका रिसर्च होगा। दूसरी चीज, आप उन फायदों को गिना रहे हैं जिनके बारे में शायद ही इससे पहले कभी चर्चा हुई हो या फिर इसके बारे में लोगों ने जाना हो। आपने बहुत आसान, हाँ, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं क्या? बस मुझे 30 सेकंड चाहिए। देखिए, अल्टीमेटली आज से 40-50 साल बाद क्या होगा, इसरो जैसे संगठन का प्लान कर रहा है कि जो स्पेस, ये सैटेलाइट लॉन्चिंग है, ये प्राइवेट सेक्टर करेगा। जो लो अर्थ ऑर्बिट का सैटेलाइट, छोटे-छोटे सैटेलाइट से, इसरो का काम होगा डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन। आज से मैडम 40 साल बाद, 30-40 साल बाद, आप कह सकते हो कि अभी उसका नींव लगाया जा रहा है। वहां पे एक स्टेशन होगा जहां से डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन होगा। आज से 40 साल बाद शायद इसरो चंद्रमा से स्पेस सैटेलाइट रॉकेट लॉन्च करेंगे फॉर आउटर स्पेस। इस यू नो अगर आप मानव जाति की बात करेंगे तो इनका काम ही है एक्सप्लोर करना। हमारी जो शास्त्र में ये कहा जाता है, शास्त्र में कि यू हैव टू ऑलवेज फाइंड द न्यूअर डायमेंशन। बड़े देश इसीलिए ये बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं और अब भारत का नाम भी उन देशों में है। आलोक सर भी हमारे साथ हैं। आलोक सर, हालांकि थोड़ा सा ये मिस करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देश में नहीं है, लेकिन नजर पूरी रखे हुए हैं इस लॉन्चिंग पर और ट्वीट करके देश को बधाई भी दे दी है और बता दिया है कि आज की तारीख सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगी। देखिए रचना जी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में, और उनकी हमेशा थ्योरी 2019 में भी जो हुआ था उसमें भी, उससे फोटोग्राफ्स तो हमारे पास बहुत सारी जानकारियां आई है। ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल फेल हुआ, जैसे कहते हैं कि भाई लैंडिंग ऐसा हो गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही ये पूरा इनिशिएटिव है। उन्होंने हमेशा अपने वैज्ञानिकों को भी कहा, यदि कहीं कोई असफलता भी है, विफलता भी है, कमियां भी है, तो उसके बाद हिम्मत से काम करो।
दूसरी बात मैं कहना चाहता था रचना जी, जैसा अभी कहा जा रहा है 40 साल के करीब पहले 85 में जब मैं नासा में गया तो सरकार थे और हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी थे, और इसलिए अंदर जाने की तब सुविधा हम लोगों को मिल गई थी। बहुत ही चुनिंदा लोग थे, और इसलिए तब हम लोग सपना देखते थे कि क्या भारत किस तरह से अंतरिक्ष में, और तब तो हमें सुपर कंप्यूटर भी नहीं मिला था। लेकिन धीरे धीरे हमारे वैज्ञानिकों ने जो प्रगति की, इसलिए मैं आज उनको नमन करता हूँ। और प्रधानमंत्री ठीक कह रहे हैं, उनको वैज्ञानिकों को सैल्यूट करना चाहिए। दुनिया में सबसे कम खर्च पर चीन और अमेरिका जितना अरबों रुपया खर्च करते हैं, उससे कम खर्च में भारत के वैज्ञानिकों ने जो सफलता चंद्रयान पर पहला, दूसरा और अब तीसरा, मेरा मानना जैसे अभी बताया गया 40 से 50 दिन में यदि हम वहां जाकर के, इस बार बिल्कुल पूरी तैयारी ऐसी है, पूरी जो कमियां थी उसे दूर किया गया है। तो ये एक ऐतिहासिक अमृत जिसको कह सकते हैं काल 75 वर्ष में आजादी के बाद हम अब तो अभी आपने देखा होगा अमेरिका और फ्रांस अंतरिक्ष अनुसंधान में हमारा साझेदार बनना चाहते हैं। हाँ। अभी अमेरिका जब गए थे वो तब भी प्रधानमंत्री से उन्होंने एक समझौता किया कि अंतरिक्ष में हमें साथ लीजिए। भारत के वहां भी जो काम करते हैं उसमें भी अब तो नासा में भी हमारे लोग काम करने लगे हैं, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने और भारत के संसाधनों ने, भारत की जनता उनको देखिए दूसरे, और इसीलिए प्राइवेट सेक्टर का भी आने की जरूरत होगी, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर खर्च होता है सरकार अपने हिसाब से आपको चंद्रमा तक पहुंचा दे, उसके आगे क्या करना है। हम सूरज की तरफ भी जा रहे हैं, मंगलयान के लिए हमने आगे क्या काम। इसलिए मुझे लग रहा है कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने वाला है जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। वैसे हम ये कह सकते हैं कि अगस्त में जब 15 अगस्त होगा, इससे पहले हम लोग जब वहां पहुंच करके लैंडिंग अपनी हो करके और सारे सफलता पर, और बताया गया है कि शायद हो सकता है जब आप उसका जो अंतिम पड़ाव होगा उस समय प्रधानमंत्री खुद भी वहां अपने वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए उपस्थित रहेंगे। इससे ऐसा साबित होता है कि पूरा भारत इस पर, भारत की सरकार और इस पर सब एक स्वर से, और इसीलिए कुछ देश जरूर हमसे जलते भी होंगे, चाहे वो यूरोप के हों, अमेरिका के हों, चीन के वो हों, जायज भी है, और जो प्रतियोगिता- मजबूत शक्तिशाली देश हैं वो भारत को अपने साथ मिलाकर रखना चाहते हैं। अच्छा एग्जांपल आपने दिया, और साथ ही वो जो चंद्रयान 2 वाली घटना आपने याद की है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चिरपरिचित अंदाज भी है। जब भी कोई टीम वर्क होता है और अगर उसमें सफलता से थोड़ा चूक भी गए तो प्रधानमंत्री हौसला बढ़ाना कतई नहीं भूलते और ये बताते हैं कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से कोशिश की जाएगी और सफलता अपने नाम होगी। वही आज चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में देखने को मिलेगा, और खास तौर से हमारे जो देश के वैज्ञानिक हैं और जो हमारे खास पैनल में मेहमान जुड़े हुए हैं, उनकी बड़ी नजरें आज रहने वाली हैं इस लॉन्चिंग पर। ITV नेटवर्क भी नजर बनाए हुए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। तो चांद पर जाने की तैयारी चंद्रयान 3 के जरिए है और सफलता पूर्वक लॉन्चिंग होगी। आज देश दुआएं कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को बधाई दी है इस खास मौके पर। 2:35 का इंतजार है। ITV नेटवर्क एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएगा।